हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी हुई कहानी बड़े भाई साहब इसे समझने वाले हैं। बड़े भाई मतलब एल्डर ब्रदर। इस कहानी में बताया गया है कि लेखक के बड़े भाई उन्हें पढ़ाई के लिए हमेशा डोमिनेट करते थे, लेखक को खेलने नहीं देते थे और वो चाहते थे कि लेखक बहुत पढ़ाई करे, अच्छी तालीम हासिल करे और बहुत बड़ा आदमी बने। तो चलिए अब हम इस कहानी को समझते हैं। पहले ही वाक्य में लेखक कहते हैं कि मेरे भाई साहब तो मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन सिर्फ 3 दर्जे आगे थे। 3 दर्जे मतलब 3 रैंक या 3 क्लासेस आगे थे। और उनके भाई साहब ने भी उसी वक्त पढ़ना शुरू किया जब लेखक ने अपनी स्टडी शुरू की थी। लेखक के भाई साहब तालीम जैसे महत्व के मामले में मतलब एजुकेशन जैसे इम्पोर्टेंट चीज़ में जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। वो एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंट समझते थे, इसीलिए वो चाहते थे कि उनके एजुकेशन का जो बेस है, बुनियाद मतलब बेस बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, ताकि उनकी आगे की पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सके। लेखक के भाई एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंट समझते थे कि वो 1 साल की पढ़ाई 2 साल में करते थे। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, मतलब 1 साल की पढ़ाई 2 साल में करते थे। कभी-कभी तो उन्हें 3 साल भी लग जाते थे। और वो सोचते थे कि अगर एजुकेशन की बुनियाद पुख्ता मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो आगे का एजुकेशन अच्छा नहीं होगा। लेखक की उम्र 9 साल थी और उनके भाई की उम्र 14 साल थी। तो जैसे हम अपने घरों में भी देखते हैं कि अगर 2 भाई हैं तो बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई पर निगरानी रखता है, उसे अपने सर्वेलेंस में रखता है और उसे तंबी भी देता है, डाँट-डपट भी करता है। तो वैसे ही लेखक के बड़े भाई लेखक को हमेशा अपनी निगरानी में रखते थे, उन्हें डाँटते थे और वो समझते थे कि लेखक को डाँटना या उन्हें अपनी निगरानी में रखना यह उनका अधिकार है। और लेखक क्या कर सकते थे? तो वो अपने भाई के हुक्म को कानून समझकर मान लेते थे। लेखक के भाई बहुत ही अध्ययनशील मतलब स्टूडियस थे। वो हमेशा किताबों में रहते थे, हमेशा पढ़ाई करते रहते थे और कभी-कभी जब बहुत ज़्यादा पढ़ाई के बाद उनका दिमाग थक जाता था, तो दिमाग को आराम देने के लिए वो कॉपी पर मतलब नोटबुक पर कुछ लिखा करते थे। क्या लिखते थे या क्या बनाते थे? तो किताब के हाशियों मतलब मार्जिन पर वो चिड़िया, कुत्ते, बिल्ली इनकी तस्वीरें बनाते थे। और कभी-कभी एक ही नाम या एक ही शब्द मतलब एक ही नेम या वर्ड वो 10 से 20 बार लिख डालते थे। कभी क्या करते थे वो शेर शायरी लिखते थे और शेर को बिल्कुल ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में बार-बार लिखते थे, उसकी नकल करते थे, कॉपी करते थे। कभी-कभी लेखक के बड़े भाई शब्द रचना करते थे, मतलब नोटबुक में ऐसे वर्ड्स लिखते थे जिसका कोई मीनिंग नहीं होता था, न कोई अर्थ होता, न कोई सामंजस्य, मतलब कोई मीनिंग नहीं होता था और उसका दूसरे शब्दों के साथ कोई तालमेल भी नहीं होता था, कोई लिंक नहीं होती थी। मसलन मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार उनकी कॉपी पर मैंने देखा, लेखक ने देखा, यह इबारत देखी, इबारत मतलब राइटिंग देखी। जैसे कुछ वर्ड्स उन्होंने लिखे हुए थे, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, राधेश्याम, श्रीयुत राधेश्याम, 1 घंटे तक और इसके बाद एक आदमी का चेहरा भी बनाया हुआ था। लेखक ने चेष्टा की, चेष्टा मतलब कोशिश की कि उनके बड़े भाई साहब ने जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, एक आदमी का चेहरा बनाया हुआ है, इसका कोई मीनिंग निकालो। लेकिन लेखक इसका कोई भी मीनिंग निकाल नहीं सके, वो उसमें फ़ेल हो गए और क्योंकि वो छोटे थे तो अपने बड़े भाई साहब से पूछने की हिम्मत भी उनमें नहीं थी। लेखक 5वीं में थे और उनके बड़े भाई 9वीं में थे और लेखक कहते हैं कि उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात थी। मतलब मैं उनकी रचना उन्होंने जो लिखा हुआ था उसे मैं नहीं समझ सकता था। छोटा मुँह बड़ी बात मतलब छोटे होकर बड़ी बात करना। लेखक के भाई बहुत स्टूडियस थे, बिल्कुल पढ़ाकू थे। पर लेखक कैसे थे, उनका पढ़ने में बिल्कुल दिल नहीं लगता था और जैसे 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना उनके लिए बहुत पहाड़ जैसा लगता था, बहुत ज़्यादा टाइम है ऐसे लगता था।
तो लेखक क्या करते थे, वो हॉस्टल के मैदान में आ जाते और वहाँ खेलने लगते। जैसे कंकरियाँ उछालना, मतलब पत्थर उछालना, कागज़ की तितलियाँ बनाना, तितलियाँ मतलब बटरफ्लाइज़, कागज़ के बटरफ्लाइज़ बनाते और उसे उड़ाते। और ऐसे में अगर उनका कोई साथी मिल जाता, साथी उनका फ्रेंड कोई मिल जाता, फिर क्या करते? फिर तो और मज़ा थी। वो क्या करते थे कि अपने फ्रेंड के साथ चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूदते रहते। चारदीवारी पर मतलब कंपाउंड वॉल जो थी उस पर चढ़ते थे, उस पर से नीचे जंप करते थे, कूदते थे और फाटक पर सवार होते थे। फाटक मतलब गेट, गेट पर खड़े रहकर गेट को आगे पीछे करते थे और जैसे मोटर कार व्हीकल में जा रहे हैं, ऐसा आनंद, ऐसी खुशी उन्हें फाटक पर सवार होकर मिलती थी। पर खेल कर जब वो अपने कमरे में आते थे तो अपने भाई साहब का रौद्र रूप मतलब गुस्से वाला चेहरा देखकर वो डर जाते थे, उनके प्राण सूख जाते थे, वो डर जाते थे। और भाई साहब उन्हें गुस्से से पूछते थे कि कहाँ थे? भाई साहब हर बार यही सवाल पूछते थे और इसी ध्वनि में पूछते थे। ध्वनि मतलब टोन, एक गुस्से वाला टोन था, उस टोन में ही पूछते थे। पर लेखक के पास इसका कोई जवाब नहीं था, तो वो मौन रहते थे। मौन मतलब चुप रहते थे। जवाब नहीं था मतलब लेखक खेल कर आते थे, तो वो अपने भाई साहब को नहीं बता सकते थे कि मैं खेलने गया। फिर लेखक अपने मन में सोचते भी थे कि मैं ये बात क्यों नहीं बोलता कि मैं ज़रा खेल रहा था। उनके भाई साहब जो क्वेश्चन पूछते थे कहाँ थे, उसमें उनका स्नेह और रोष दोनों झलकता था। स्नेह मतलब प्यार, अफेक्शन, और रोष मतलब गुस्सा, फ्यूरी। तो भाई साहब जो क्वेश्चन पूछते थे उसमें उनका गुस्सा और प्यार दोनों दिखता था। और फिर भाई साहब गुस्से से लेखक को कहते कि ऐसे अंग्रेजी पढ़ोगे और ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे तो एक हर्फ ना आएगा। हर्फ मतलब एक अक्षर नहीं आएगा, एक लेटर नहीं आएगा। और वो अपने भाई को समझाते कि अंग्रेज़ी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है और ऐसा नहीं है कि कोई भी इसे पढ़ ले। ऐरा गैरा नत्तू खैरा मतलब बिल्कुल फालतू या बेकार आदमी भी अंग्रेज़ी का विद्वान हो जाता अगर अंग्रेज़ी इतनी ईज़ी होती तो। विद्वान मतलब स्कॉलर हो जाता। वो उन्हें समझाते हैं कि अंग्रेज़ी आने के लिए दिन रात आंखें फोड़नी और खून जलाना पड़ता है। आंखें फोड़ना मतलब बड़े ध्यान से पढ़ना और खून जलाना मतलब बहुत मेहनत करना। तो वो अपने भाई को समझाते हैं कि अंग्रेज़ी आने के लिए दिन रात पढ़ाई करना पड़ती है, तब यह विद्या आती है। और आगे वो कहते हैं कि आती क्या है कि बड़े बड़े लोग भी शुद्ध अंग्रेज़ी नहीं लिख सकते, मतलब करेक्ट इंग्लिश नहीं लिख सकते, और बोलना तो दूर की ही बात है। फिर वो लेखक से कहते हैं कि तुम तो घोंगा हो। घोंगा मतलब स्नेल। और वो लेखक से कहते हैं कि तुम मुझसे सबक नहीं लेते, मुझे देखकर सीखो कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ। वो लेखक से कहते हैं कि इतने मेले तमाशे होते हैं, फेयर होते हैं, इतने क्रिकेट और हॉकी के मैचेस होते हैं, पर मैं कभी भी मेले में नहीं जाता या क्रिकेट या हॉकी के मैच देखने नहीं जाता, मैं उसके पास भी नहीं जाता। मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ और इतना पढ़ने के बाद भी मैं एक एक दर्जे में, एक क्लास में 2-3 साल रहता हूँ। और वो लेखक से गुस्से में कहते हैं कि तुम इतना खेल कर अपना टाइम वेस्ट कर कैसे पास हो जाओगे। वो लेखक को डराते भी हैं कि अगर तुम खेलोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, तो पूरी लाइफ, उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे, मतलब इस सेम क्लास में तुम हमेशा पूरी लाइफ रहोगे। वो लेखक से कहते हैं कि तुम दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो। गाढ़ी कमाई मतलब मेहनत की कमाई। तो जो हमारे दादा ने मेहनत से कमाया हुआ है, उस पैसे को तुम क्यों बर्बाद, क्यों वेस्ट करते हो। इससे तो अच्छा है कि तुम घर चले जाओ और वहाँ मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। लेखक यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगते। लताड़ मतलब डांट डपट, गुस्सा। पर जवाब क्या देते, उन्होंने तो अपराध किया था। कैसा अपराध? खेलने का अपराध किया था। तो भाई साहब का उपदेश तो उन्हें सुनना ही था।
भाई साहब कभी कभी ऐसे सुक्ति बाण चलाते, मतलब सार्केस्टिक स्टेटमेंट देते, जिससे लेखक की हिम्मत छूट जाती, मतलब उनका उत्साह, उनकी उमंग कम हो जाती। लेखक मन ही मन सोचते कि भाई साहब जिस तरह जान तोड़कर मेहनत करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उतनी मेहनत करने की शक्ति या ताकत मैं अपने आप में नहीं पा सकता, या मुझ में उतनी मेहनत करने की ताकत नहीं है। और फिर वो थोड़ा सा निराश हो जाते और सोचने लगते कि मैं घर ही चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है, बूते के बाहर मतलब उनके ताकत से बाहर, उनके बस से बाहर, सामर्थ्य के बाहर है, उसमें हाथ डालकर मैं अपनी ज़िंदगी खराब क्यों करूं। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की बात सोचकर भी लेखक को चक्कर आता और वो निराश हो जाते। लेकिन 1-2 घंटे के बाद उनकी निराशा ख़त्म हो जाती और फिर वो सोचते कि मैं अब बहुत जी लगाकर पढ़ूँगा, बहुत मेहनत करूँगा। फिर झट से एक टाइम टेबल बनाते। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती, मतलब खेल कूद के लिए वो कोई जगह नहीं रखते, ये टाइम टेबल में। और फिर टाइम टेबल बन जाता, जैसे सुबह जल्दी उठना, नाश्ता करना। और टाइम टेबल में हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉम्पोजिशन, हर एक के लिए वो टाइम फिक्स करते कि मैं अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल ही पढ़ाई करूँगा। लेकिन टाइम टेबल बना लेना एक अलग बात है, और उस पर अमल करना मतलब उसका पालन करना एक अलग बात है। और पहले ही दिन से टाइम टेबल की अवहेलना शुरू हो जाती। अवहेलना मतलब निग्लेक्ट करना। मतलब लेखक टाइम टेबल तो बनाते, वो सोचती कि मैं पूरा सुबह से रात तक पढ़ाई करूँगा, वो उसे फॉलो नहीं कर सकते और पहले ही दिन से उसे निग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। लेखक को खेलने का बहुत शौक था, तो मैदान की हरियाली, फुटबॉल के उछल कूद, कबड्डी, वॉलीबॉल, इन सब के बारे में सोचकर उनमें एक फुर्ती आ जाती और वो ऑटोमेटिक मैदान की तरफ खींचे चले जाते और फिर सब कुछ भूल जाते। तो क्या भूल जाते? तो उन्होंने जो जानलेवा टाइम टेबल बनाया था और उनकी किताबें, ये सब कुछ वो भूलकर मैदान में निकल जाते। और फिर उनके भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिलता। नसीहत मतलब सलाह देना, एडवाइस, और फजीहत मतलब अपमान करना, इंसल्ट। जैसे ही लेखक फिर से खेलने जाते तो उनके भाई साहब उनका इंसल्ट करते और उन्हें सलाह भी देते। लेखक उनके भाई से इतना डरते थे कि वो अपने भाई के साये से भी दूर भागते, उनके शैडो से, उनसे दूर रहते और उनकी आँखों के सामने आने से भी डरते थे। खेल कर आने के बाद वे बिल्कुल दबे पाँव अपने रूम में आते कि कहीं उनके भाई की नज़र उनके ऊपर नहीं पड़े। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती थी। नंगी तलवार सी लटकना मतलब डर रहना। तो हमेशा लेखक को उनके बड़े भाई का डर रहता था। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता। लेखक के भाई उन्हें इतना डांटते थे, बुरा भला कहते थे, पर फिर भी लेखक खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था, मतलब खेल कूद को इग्नोर नहीं कर सकते थे। मतलब उन्हें खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था और उन्होंने अपना खेल कंटिन्यू रखा। ये कहानी का दूसरा पार्ट है। इसमें बताया है कि सालाना इम्तिहान हुए, मतलब एनुअल एग्ज़ाम हो गई और उसमें भाई साहब फेल हो गए और लेखक पास हो गए। सिर्फ पास ही नहीं हुए, तो वो अपनी कक्षा में, अपनी क्लास में प्रथम आए, फर्स्ट आए। अब लेखक और उनके भाई के बीच सिर्फ 2 साल का गैप रह गया था। लेखक तो चाहते थे कि मैं अपने भाई को ही कुछ कहूँ कि इतना पढ़ाई करते थे और देखो मैं तो इतना खेलता रहा और फिर भी क्लास में अव्वल आया, फर्स्ट आया। लेकिन उनके भाई दुखी थे। लेखक को भी उनसे दिली हमदर्दी हुई। दिली हमदर्दी मतलब दूसरे के दुख में दुखी होना। लेखक को अपने पर अभिमान होने लगा, मतलब वो अपने आप पर प्राउड फील करने लगे और आत्मसम्मान भी बढ़ा, मतलब उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा। अब भाई साहब का रोब थोड़ा कम हो गया। रोब मतलब दबदबा, डर।
लेखक मन ही मन सोचने लगे कि अगर अब भाई साहब ने मुझे गुस्सा किया तो मैं उन्हें साफ कह दूंगा कि आपने इतनी मेहनत की, पर कौन सा तीर मार लिया, मतलब आप तो फेल ही हो गए हैं और मैं खेल कर भी फर्स्ट आ गया। पर लेखक अपनी ज़बान से यह बात भाई साहब से नहीं कह सके। अब भाई साहब का जो लेखक पर डर था, वो डर, आतंक मतलब डर, भय, फियर, वो कम हो गया। लेकिन लेखक के बिहेवियर से भाई साहब को समझ आ गया कि उनका आतंक, उनका डर अब लेखक पर नहीं है। जब भाई साहब ने भांप लिया, मतलब जान लिया कि अब उनका डर उनके छोटे भाई पर नहीं चल रहा है या उनका दबदबा कम हो रहा है, तो उन्होंने एक दिन क्या किया कि जब लेखक भोर के समय पूरा टाइम, भोर का समय मतलब मॉर्निंग का पूरा टाइम गुल्ली डंडा खेल कर सीधा भोजन के समय लंच के टाइम पर लौट आए, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली, मतलब बिल्कुल ऐसे बिहेव करने लगे जैसे वो लड़ने के लिए तैयार है। और फिर उन्होंने अपने छोटे भाई को प्रीच करना शुरू किया, उसे सलाह देनी शुरू की कि जैसे इस साल तो तुम पास हो गए हो, तो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल आसमान पे चढ़ गया है और तुम घमंडी हो गए हैं। अब वो हिस्ट्री में से कुछ एग्जाम्पल देते हैं कि घमंड कैसे लोगों को बर्बाद करता है। पहला एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि इतने बड़े बड़े लोग थे जिन्हें घमंड था और उनकी हस्ती, उनका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया। वो अपने भाई को कहते हैं कि रावण का इतिहास पढ़ा होगा तुमने, तो रावण इतना घमंडी था तो उसका एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो गया। वो कहते हैं कि सिर्फ एग्ज़ाम पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, तो बुद्धि का विकास होना चाहिए, ब्रेन का डेवलपमेंट होना चाहिए। और वो ये भी बताते हैं कि रावण क्या था, तो भूमंडल का स्वामी था, वो इस अर्थ का स्वामी था। स्वामी मतलब ओनर, मालिक था। और ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। चक्रवर्ती मतलब ऐसा राजा जो एक बड़े रीजन पे रूल करता हो। फिर वो दूसरा एग्जाम्पल अंग्रेज़ों का देते हैं कि अंग्रेज़ों ने भी पूरे दुनिया पर राज किया, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। बहुत से देश थे जो अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते थे। आधिपत्य मतलब उनकी सुप्रीमसी, उनका प्रभुत्व। तो इस दुनिया में ऐसे बहुत से देश थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की सुप्रीमसी को एक्सेप्ट नहीं किया और बिल्कुल स्वाधीन रहे। स्वाधीन मतलब इंडिपेंडेंट रहे, स्वतंत्र रहे। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। महीप मतलब दूसरे राजा। तो संसार के सभी राजा उसे कर देते थे, टैक्स देते थे। देवता भी उसकी गुलामी करते थे। मतलब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। पर क्या हुआ कि उसका नामो निशान तक मिट गया। नामो निशान मिट गया मतलब उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया। और ऐसा टाइम आया कि उसे एक चिल्लू पानी देने वाला भी न बचा। चिल्लू पानी देने वाला मतलब अत्यंत लज्जाजनक स्थिति में होना। वो कहते हैं, उनके भाई लेखक से बड़े भाई लेखक से कहते हैं कि तुम चाहे जो भी कुकर्म, बुरा काम करो, पर अभिमान न करो। जो अभिमान करता है, जो घमंड करता है, वो इस दीन और दुनिया से चला जाता है। अब वो नेक्स्ट एग्जाम्पल शैतान का देता है कि शैतान को भी बड़ा घमंड था कि भगवान का, ईश्वर का उससे बड़ा भक्त कोई नहीं है। और उसका हश्र या उसका हाल क्या हुआ कि उसे स्वर्ग से निकालकर, पैराडाइज से निकालकर नर्क में ढकेला गया। नर्क मतलब हेल में ढकेला गया। वो और एक किंग का एग्जाम्पल देता है, शाह रोम। उसे भी बहुत अहंकार था। शाह रोम लास्ट किंग ऑफ रोम था। रोम का लास्ट किंग, आखिरी किंग था। उसे लालच भी थी और उसे लोगों पर राज करना अच्छा लगता था। तो वो कहता है कि ऐसा इतना बड़ा राजा अपने घमंड की वजह से, अपने अहंकार की वजह से भीख मांगकर मर गया। अब वो अपने भाई पे फिर आते हैं और कहते हैं कि तुमने तो क्या किया है, सिर्फ एक दर्जा पास किया है अभी और तुम्हें इतना घमंड आया है। वो अपने भाई से कहते हैं कि देखो, ये कोई तुमने मेहनत से पास नहीं किया है, तो ये तो अंधे के हाथ बटेर लगी है, मतलब बाय चांस वो हो गया है। और बाय चांस या एक्सीडेंटली
चीज़ एक बार ही होती है, वो बार बार नहीं होती। जैसे अगर गुल्ली डंडा खेलते वक्त एक अंधा मारता है और उसका निशाना लग जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई बड़ा सफल खिलाड़ी है। लेखक के भाई कहते हैं कि तुम जब मेरे दर्जे में आओगे, मतलब मेरी क्लास में 9th क्लास में आओगे, तो बहुत मेहनत करना पड़ेगी। अब वो लेखक को 9th की पढ़ाई के बारे में बताकर डरा रहे हैं। जैसे अलजेब्रा, ज्योमेट्री कितना डिफ़िकल्ट है। इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना, इंग्लिस्तान मतलब अंग्रेज़ों का हिस्ट्री पढ़ना, वो भी कितना डिफ़िकल्ट है। वहाँ कितने नाम हैं, जैसे 8 हेनरी हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, मतलब कौन सा इंसिडेंट किस हेनरी के समय हुआ, 7वां हेनरी, 8वां हेनरी, ये सब याद रखना पड़ता है। और जेम्स तो दर्जनों हैं, दर्जनों मतलब डज़न से, मतलब बहुत सारे जेम्स भी हैं, बहुत सारे विलियम्स भी हैं, चार्ल्स भी हैं। तो ये सब पढ़कर दिमाग चक्कर खाने लगता है। इनके नाम के पीछे दोयम, सोयम, चाहरुम, पंजुम लगाते हैं, मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये लगाते हैं। और ज्योमेट्री तो इतना डिफ़िकल्ट है। अब वो कहते हैं कि अ ब ज की जगह अगर अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए, मतलब ज्योमेट्री में आप एक्स वाई जेड की जगह अगर वाई एक्स जेड लिखते हैं तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा और उसमें कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। और वो कहते हैं कि इन निर्दयी मुमतहिनों से पूछता। मुमतहिन मतलब परीक्षक, एग्जामिनर। तो वो बोलते हैं कि ये परीक्षक तो कैसे होते हैं, बिल्कुल निर्दयी, हार्टलेस होते हैं। और उन्हें मैं पूछता कि अ ब ज और अ ज ब में क्या फ़र्क है, मतलब लेटर्स तो सिर्फ इधर उधर हुए हैं। अब जैसे आपने दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या फ़र्क है? खाना तो तीनों एक साथ ही है, पेट में तीनों एक साथ ही जाएंगे। वैसे ही अ ब ज और अ ज ब, इसमें क्या फ़र्क है? इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन। लंब मतलब परपेंडिकुलर। वो कहते हैं कि एक लाइन पे दूसरा परपेंडिकुलर बना दो तो लाइन दुगनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इससे प्रयोजन मतलब इसका क्या एम है, इसका क्या उद्देश्य है, ये सब हम क्यों करते हैं, और ये सब याद भी करना पड़ता है। अब वो दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि एग्जामिनर कैसे होते हैं, कि समय की पाबंदी, इस पर एक निबंध, एक ऐसे लिखो, और वो ऐसे 4 पेजेस लिखने लगाते हैं। भाई साहब कहते हैं कि जो चीज़ हम एक वाक्य में बता सकते हैं उसे हम 4 पेजेस, 4 पन्नों में क्यों लिखें, उसकी ज़रूरत ही क्या है। मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ, मतलब मैं तो इसे बेवकूफ़ी समझता हूँ, फुलिशनेस है ये। वो सोचते हैं कि एक ऐसे 4 पेजेस लिखना क्या है, कि समय का दुरुपयोग है, मतलब इम्प्रॉपर यूज़, अनुचित यूज़ है समय का, और ये सब व्यर्थ है। आदमी को जो कहना है वो झटपट कहे, उसमें 4-4 पेजेस लिखने की ज़रूरत ही क्या है, वो भी फुल स्केप साइज़ के। अब बड़े भाई साहब सोच रहे हैं कि ये तो छात्रों पे, ये तो स्टूडेंट्स पे अत्याचार है। अत्याचार है मतलब जुल्म है उन पे। एग्जामिनर कहते हैं कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम नहीं होगा। इसका मतलब है कि वो कहते हैं कि तेज़ भी दौड़िए और धीरे भी। भाई साहब लेखक से कहते हैं कि जब मेरे क्लास में आओगे तब तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और इस दर्जे में, इस क्लास में तुम फर्स्ट आए हो तो तुम्हारे पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ रहे हैं, मतलब तुम्हें बहुत घमंड आया है। अब लेखक सोचते हैं कि भाई साहब का जो उपदेश है, जो प्रीचिंग है, पता नहीं कब ख़त्म हो जाएगी। और भाई साहब की प्रीचिंग सुनते सुनते उन्हें खाना भी निस्वाद सा लग रहा था, मतलब खाने में कोई टेस्ट नहीं लग रहा था, बिना स्वाद का खाना लग रहा था। लेखक सोचते हैं कि जब मैं पास हुआ तो भाई साहब मुझे इतना गुस्सा कर रहे हैं, अगर मैं फ़ेल हो जाता तो शायद मेरी जान ही निकाल लेते। भाई साहब ने 9th क्लास की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र उनके सामने रखा, उन्हें इतना डराया। तो लेखक सोचते हैं कि ताज्जुब है, मतलब मैं सरप्राइज़ हुआ कि मैं स्कूल छोड़कर कैसे नहीं भागा। उनका खेलना कूदना कंटिन्यू रहा। अब कहानी का तीसरा पार्ट। फिर सालाना एग्ज़ाम हुए, मतलब फिर एनुअल एग्ज़ाम हुई और भाई साहब फिर से फेल हो गए। और लेखक ने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की थी, पर फिर से वो क्लास में फर्स्ट आए, तो लेखक खुद ही सरप्राइज़ हो गए। भाई साहब ने बहुत मेहनत की थी,
प्राणन तक मतलब जानलेवा मेहनत की हुई थी। बहुत देर तक पढ़ते थे, सुबह जल्दी उठकर पढ़ते थे, रात में देर तक पढ़ते थे। उसकी वजह से उनकी मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। मुद्रा मतलब चेहरा, कांतिहीन मतलब चेहरे पर चमक न होना। तो उनके चेहरे पर की चमक ख़त्म हो गई थी, फिर भी वो फ़ेल हो गए। अब रिज़ल्ट सुनने के बाद तो वो बिल्कुल रोने लगे। तो लेखक भी पास हुए थे, तो उनकी खुशी तो कम हो गई क्योंकि उनके भाई फ़ेल हुए थे और लेखक को इस बात का दुःख हो रहा था। अब लेखक उनके भाई से सिर्फ़ 1 क्लास पीछे थे और लेखक के मन में यह भावना आई, कुटिल भावना आई कि अगर भाई साहब और 1 साल फ़ेल हो जाए तो मेरे बराबर ही आएँगे। मैं और वो सेम क्लास में रहेंगे और फिर वो मेरी फ़ज़ीहत नहीं कर सकेंगे। लेकिन ऐसा बुरा विचार करने के बाद लेखक को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने यह विचार अपने मन से निकाल दिया और वो सोचने लगी कि वो डाँटते भी हैं तो मेरे अच्छे के लिए ही डाँटते हैं, मेरे भलाई के लिए ही डाँटते हैं। अगर वो डाँटते नहीं, उपदेश नहीं देते तो मैं शायद इस तरह पास नहीं होता। अब भाई साहब बिल्कुल नर्म पड़ गए, सॉफ्ट हो गए और उन्होंने डाँटना भी कम किया। शायद उन्हें लग रहा होगा कि अब उन्हें लेखक को डाँटने का अधिकार नहीं है, तो लेखक की स्वच्छंदता मतलब आज़ादी और बढ़ी और उन्होंने भाई साहब की सहिष्णुता मतलब सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाना शुरू किया। भाई साहब के सहनशीलता का फ़ायदा उठाना शुरू किया। अब लेखक को लगने लगा कि मेरी तो तकदीर बलवान है, मतलब मेरा लक बहुत अच्छा है और मैं पढ़ाई नहीं करूँगा तो भी पास भी हो जाऊँगा। और लेखक जो थोड़ा-सा पढ़ते थे वो भी उन्होंने बंद कर दिया। उन्हें कन-कौवे उड़ाने का शौक पैदा हो गया। कन-कौवा मतलब काइट, पतंग। अब पतंगबाज़ी का उन्हें नया शौक पैदा हुआ और वो भाई साहब की नज़रों से बचकर पतंग उड़ाते थे। वो मैक्सिमम टाइम पतंग उड़ाने में या पतंग उड़ाने की टूर्नामेंट थी उसकी तैयारी में लगे हुए थे और वो भी बिल्कुल गुप्त रूप से मतलब सीक्रेटली कि भाई को पता नहीं होना चाहिए कि मैं पतंग उड़ाने की टूर्नामेंट में भाग ले रहा हूँ। दिन का शाम का समय था और हॉस्टल से दूर लेखक कनकौवा मतलब पतंग उड़ाने जा रहे थे। आसमान में उन्होंने झूमती हुई पतंग देखी तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। बालकों की एक पूरी सेना लग गई। आकाश में उड़ती हुई पतंग को पकड़ने के लिए लेखक और दूसरे बच्चे दौड़ने लगे। किसी को भी अपने आगे पीछे की कोई खबर नहीं थी। ऐसे लग रहा था जैसे सभी पतंग के साथ आकाश में उड़ रहे हैं। वहाँ सब कुछ समतल है। समतल मतलब फ्लैट है, ना मोटर कार, ना ट्राम, ना गाड़ियाँ, कुछ नहीं था। और लेखक पतंग के पीछे भाग रहे थे और लेखक आसमान में उड़ती हुई पतंग के पीछे भाग रहे थे। तभी उनके भाई साहब उन्हें अचानक से मिल गए, जो बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने लेखक का हाथ पकड़ा और गुस्से से बोले, क्या इन बाजारी लौंडों के साथ मतलब बाजारी बच्चों के मतलब बाजारी लड़कों के साथ पतंग उड़ाते फिर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अब तुम 8वीं जमात में हो मतलब 8th क्लास में हो। अपने पोजीशन का ख्याल रखो। वो कहते हैं कि एक ज़माना था जब लोग 8th क्लास पास करके भी तहसीलदार बनते थे। तहसीलदार एक गवर्नमेंट की पोस्ट होती है जो और कुछ डिप्टी मैजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट है और कुछ तो लीडर हैं और समाचार पत्रों के संपादक मतलब न्यूज़पेपर के एडिटर हैं जिन्होंने 8वीं जमात पास की है, सिर्फ 8th पास हुए हैं। वो लेखक से गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम 8th में आकर ऐसे फालतू बच्चों के साथ पतंग के लिए दौड़ रहे हो। लेखक के भाई कहते हैं कि तुम ज़हीन हो, ज़हीन मतलब प्रतिभावान हो, टैलेंटेड हो, लेकिन तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और ऐसे लड़कों के साथ खेलना नहीं चाहिए। लेखक सोचते हैं कि अब मैं तो सिर्फ 1 क्लास नीचे हूँ, तो मेरे भाई साहब को मुझे कुछ कहने का हक नहीं है। लेखक के भाई कहते हैं कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और मुझे ऐसे लगता है और शायद तुम अगले साल मेरे क्लास में ही आओगे या मुझसे आगे भी निकल जाओगे लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, जो 5 इयर्स का डिफरेंस है, वो कोई भी नहीं मिटा सकता, खुदा भी नहीं मिटा सकता, मतलब कोई भी नहीं मिटा सकता। और मुझे दुनिया का तजुर्बा मतलब अनुभव, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तुमसे ज़्यादा है। तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते।
चाहे तुम एमए करो, डी फिल या डी लिट कुछ भी पढ़ो, पर मेरा जो एक्सपीरियंस है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। अब वो आगे कहते हैं कि किताबें पढ़ने से समझ नहीं आती है। इसके लिए वो एग्ज़ाम्पल देते हैं कि हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया, मतलब उनकी अम्मा पढ़ी लिखी नहीं थी, और शायद उनके दादा मतलब उनके डैडी ने भी और उनके दादा ने भी 5वीं 6ठी पास की है, लेकिन उन्होंने दुनिया की विद्या पढ़ी है, मतलब उनको प्रैक्टिकल नॉलेज है, और वो हमेशा हम दोनों को सुधारने की कोशिश करते हैं। और वो इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, मतलब उन्होंने हमें जन्म दिया है इसके लिए नहीं, क्योंकि उन्हें हमसे ज़्यादा तजर्बा है, एक्सपीरियंस है। शायद उन्हें ये पता नहीं होगा कि अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है, या कितने हेनरी ने कितने विवाह किए हैं, कितनी शादियाँ की है। उन्हें शायद नक्षत्र के माले उन्हें शायद नक्षत्र उन्हें शायद नक्षत्र के बारे में भी पता नहीं होगा। ऐसी हज़ारों चीज़ें होंगी जिनका नॉलेज हमारे अम्मा और दादा को नहीं होगा, पर फिर भी उनका एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा है। बड़े भाई कहते हैं कि अगर मैं कभी बीमार हो जाऊँ तो तुम घबरा जाओगे, तुम्हारे हाथ पाँव फूल जाएंगे, मतलब तुम घबरा जाओगे, और तुम मैक्सिमम क्या करोगे कि दादा को तार भेजोगे, मतलब उन्हें इन्फॉर्म करोगे। पर अगर तुम्हारी जगह दादा होंगे तो वो क्या करेंगे, वो घबराएंगे नहीं और बदहवास नहीं होंगे, मतलब बेहाल नहीं होंगे, और खुद मर्ज़ पहचान कर इलाज करेंगे। मर्ज़ मतलब बीमारी, तो वो खुद ही बीमारी पहचानेंगे और उसका इलाज करेंगे, और इलाज में अगर वो सफल न हुए तो फिर डॉक्टर को बुलाएंगे। अब वो लेखक को कहते हैं कि तुम नहीं जानते कि महीने भर का खर्च हमारे दादा कैसे चलाते हैं। वो जो कुछ भेजते हैं हम क्या करते हैं, उसे 20-22 तारीख तक ख़त्म कर जाते हैं, और फिर पैसे पैसे के लिए मोहताज होते हैं। फिर नाश्ता बंद हो जाता है। धोबी और नाई इनके सामने नहीं आते हैं क्योंकि हम उनका पैसा दे नहीं सकते हैं, और आज हम तुम जितना खर्च करते हैं उससे आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है। मतलब हम आज जितना पैसा खर्च करते हैं उसके आधे पैसे में ही हमारे दादा ने इज्जत के साथ ज़िंदगी जी है और अपने कुटुंब का पालन किया है, अपने फैमिली को संभाला है, जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। तो दादा के घर में 9 आदमी थे। अब भाई साहब दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे हेड मास्टर साहब को ही देखो, वो एमए हैं और ऑक्सफोर्ड से किया है, और 1000 रुपये की उनकी तनख्वाह है, मतलब सैलरी 1000 रुपये की है, पर घर का इंतज़ाम मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट उनकी माँ करती है। पहले हेड मास्टर साहब खुद करते थे तो खर्च पूरा न पड़ता था, और जब से उनकी माँ ने पूरा प्रबंध, पूरा अरेंजमेंट अपने हाथ में लिया है, पूरा फाइनेंस अपने हाथ में लिया है, तब से पैसा बच रहा है। तो वो लेखक से कहते हैं कि तुम अपने दिल से गुरूर निकालो कि तुम मेरे नज़दीक भी आ गए हो और अब स्वतंत्र हो, मतलब अब तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो, तुम अभी भी मेरे सर्वेलेंस में हो। मेरे देखते तुम बेराह नहीं चल पाओगे, मेरे रहते हुए तुम अपनी राह नहीं छोड़ोगे, मतलब अच्छे से ही रहोगे, पढ़ाई में ध्यान दोगे, नहीं तो मैं थप्पड़ मारूंगा। वो हाथ दिखाकर कहते हैं कि मैं थप्पड़ मारूंगा। अब लेखक तो भाई साहब की इस नई युक्ति से तो नतमस्तक हो गए, और उन्हें सच में लगा कि मैं तो बिल्कुल छोटा हूँ, और उनके मन में अपने भाई के लिए श्रद्धा उत्पन्न हुई, रिस्पेक्ट पैदा हुआ, जो कि इससे पहले नहीं था। और लेखक ने उनसे कहा कि मैं बिल्कुल खेल में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और पढ़ाई में ध्यान दूँगा, और आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, और यह कहने का अधिकार भी आपको है, यह कहने का राइट भी आपको है। तो भाई साहब ने लेखक को गले लगा लिया और कहा कि मैं तुम्हें पतंग उड़ाने से मना नहीं करता, पतंग उड़ाने तो मेरा भी दिल करता है, लेकिन क्या करूं, अगर मैं खराब राह पे, अगर मैं बुरी राह पे चलूँगा तो मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूँगा, क्योंकि मेरा यह कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हें अच्छे राह पे चलाऊँ और मैं खुद भी अच्छे राह पे चलूँ। और संयोग से बाय चांस उसी वक्त एक कटा हुआ कन कौवा, मतलब एक कटी हुई पतंग ऊपर से गुजरी, उसकी डोर नीचे लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था, लड़के उसके पीछे भाग रहे थे, और भाई साहब ने भी उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े, पकड़कर हॉस्टल की तरफ दौड़ने लगे, और लेखक भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे।
नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और चैप्टर समझेंगे।